हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्टर ऑफ डचेस। ये तो आपको दिख ही गया होगा। करेक्टर ऑफ डचेस किसका है? डचेस ऑफ माल्फी का। ये किसने लिखा था? डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर ने लिखा था। और ये जो है 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है डचेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। ये दो क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग इस जो ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग ये जो वर्क है जॉन वेबस्टर का, ये एक ट्रेजेडी है। ओके, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डालूँगी जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो अपने टाइम पे मैंने बनाए थे। तो अब जो है ये जॉन वेबस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये किसका राइटर है? ये हमारे वर्क का राइटर है। ये कब इसका लाइफ स्पैन क्या है? 1580 टू 1632 इसका लाइफ स्पैन है। ठीक है, ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है, जेकोबियन ड्रामेटिस्ट है। किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है? अपने वाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी के लिए। इसका जो लाइफ है और इसका करियर है किसके साथ ओवरलैप हुआ था? विलियम शेक्सपियर के साथ ओवरलैप हुआ था। और जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इनके बारे में क्या रिमार्क करती है? वेबस्टर वर्क्स ऑफ रिफ्लेक्शन मोर और लेस फेंट, मोर और लेस इंटरमीडिएट ऑफ द क्वालिटीज़ वी एसोसिएट विद हिज जीनियस। ये जो है इन्होंने इनके बारे में रिमार्क किया है। ठीक है, अब जो है ये जो रिमार्क्स है हमें एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जो ये कोटेशंस हैं ये हम अपने एक्चुअल टेक्स्ट में से लेते हैं। जो वर्क है उस जो जिस वर्क का एक्चुअल टेक्स्ट है जो। ठीक है, तो ये जॉन वेबस्टर है वो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, पर जो उनको कम एडमायर किया गया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब वो जिंदा थे उस टाइम उनको कम एडमायर किया गया। अब मैंने आपको बताया कि इनका करियर था किसके साथ ओवरलैप था? विलियम शेक्सपियर के साथ, है ना। तो ओवरशैडो हो गई ये उस टाइम पे विलियम शेक्सपियर से। तो टुडे वेबस्टर इज़ रिकॉग्नाइज नॉट एज अ ड्रामेटिस्ट बट एज हु कैरिड फॉरवर्ड द रिवेंज थीम इन ड्रामा। अब जो है हम इनको ना केवल ड्रामेटिस्ट के तौर पे जानते हैं, पर जो इन्होंने रिवेंज थीम लेके आए थे ड्रामा के अंदर उससे भी हम इनको जानते हैं, इसलिए हम इनको आज पढ़ रहे हैं। तो एक क्रिटिक ने इनके बारे में बोला, वेबस्टर इज़ अ गुड शोमैन बट बाय द शो असर्शन और वन स्ट्रॉन्ग आइडिया अनदर ही बिल्ड्स अ टोवरिंग टेरर। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जा रहा है, पर जो टेरर जो डेवलप कर देता है। अब आपने अगर ये पढ़ी होगी लाइन बाय लाइन जो इसकी स्टोरी है, जो इसका प्लॉट है, तो आपको खुद ही डर लगेगा। ये जो जिस तरह से ये स्टोरी बोली गई है, ट्रेजेडी बोली गई है, लिखी गई है ना, आपको खुद डर लगेगा। द डचेस ऑफ माल्फी वॉज रिटन बाय जॉन वेबस्टर इन 1623 में लिखी गई। यहाँ पे जो प्ले है एक यंग विडो का है जो फॉरबिडन कर रखी थी। यंग विडो मतलब विधवा थी, कम उम्र की। तो उसके भाइयों ने उसको दोबारा शादी करने से मतलब फॉरबिडन कर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि इसकी दोबारा शादी हो। और जो इसने क्या किया, इसने सीक्रेट से शादी कर ली एक अपने स्टेवार्ड के साथ, अपने नौकर के साथ। तो जब उसके भाइयों को पता लगा, व्हेन हर ब्रदर डिस्कवर्स, दे कनिंगली चतुराई से उन्होंने क्या किया, उसको जेल में डाल लिया, फिर उसका मर्डर कर दिया। बहुत ही निर्दयता से इनका मर्डर हुआ था। जब लास्ट पार्ट आएगा तब लास्ट पार्ट में है कि किस तरह इन्होंने अपने इसके भाइयों ने ही इसका मर्डर कर दिया था। ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी हैज़ बीन विदाउट क्वेश्चन द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ वेबस्टर, द मोस्ट ऑफन रीड एंड प्रेज्ड। अब पॉपुलर वर्क है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम अभी भी पढ़ रहे हैं और ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। डिफरेंट थीम थी, रिवेंज थीम थी। ठीक है, अब जो यहाँ से हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। द यंग एंड ब्यूटीफुल विडो द डचेस ऑफ माल्फी इज़ एन इनोसेंट बट कॉम्प्लेक्स करेक्टर था। इनोसेंट करेक्टर था पर कॉम्प्लेक्स था। इसके अंदर जो डिफरेंट जो प्लॉट थे, जब प्लॉट डेवलप हुआ, कैसे इसका प्लॉट डेवलप होने के बाद कैसे इसका करेक्टर जो है डेवलप होता गया। ठीक है, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई। वेबस्टर यूजेज अ टेक्निक ऑफ फर्स्ट गिविंग अ शार्प आउटलाइन स्केच। पहले शार्प आउटलाइन स्केच दे दिया, फिर उसमें डिटेल्स फिल कर दी उसके करेक्टर के अंदर। देन फिलिंग इन दी
Sketch with details as plot develop. We find the character of the Duchess developing from the rash and sensuous young woman into a mature sober person. Mature sober person में ये change हो गई थी. तो facing her miseries and ultimately death with extraordinary dignity and fortitude. तो लास्ट में क्या हुआ, जब ये प्लॉट डेवलप होता गया तो पहले तो क्या थी ये रैश और जो सेंसुअस वूमन थी, उसके बाद क्या मैच्योर वूमन में चेंज हो गई जब उसने अपने लाइफ में मिजरीज देखी, इतनी कठिनाइयाँ देखी, फिर एट लास्ट इसको डेथ मिल गई अपने ही भाइयों से, है ना। तो इसने वो डेथ भी पूरी डिग्निटी से ली थी, उस टाइम पे ये डरी नहीं थी। एंटोनियो जो है इसको डिस्क्राइब करता है कि अपने ब्रदर्स से बिल्कुल अलग थी। जो उसके ब्रदर थे वो डेवलिश कैरेक्टर थे, मतलब जिन्होंने अपनी बहन को मार दिया वो डेविली टाइप होंगे ना, तो डेवलिश कैरेक्टर थे। और उन्होंने एंटोनियो कौन है यहाँ पे मेन क्वेश्चन, एंटोनियो कौन है। एंटोनियो जो था जिसके साथ इसने शादी की थी वो स्ट्रेवार्ड, वो एंटोनियो था, ठीक है। एंटोनियो मतलब इसका पति इन अदर वर्ड्स। तो उन्होंने प्रेज किया हर डिस्कोर्स, इट इज़ सो फुल ऑफ रैप्चर, यू ओनली विल बिगेन देन टू बी सॉरी। तो ये इन्होंने इनके बारे में बोला। अब जो मैरिज है इसके लाइफ में इसी की वजह से मैरिज के आसपास ये सारे जो घूम रही है, तो मैरिज की वजह से ही इसके जो करेक्टर में डेवलपमेंट हुई। देर इज़ नथिंग लीगली रॉन्ग इन हर मैरिंग एंटोनियो अ पर्सन ऑफ हर चॉइस। इसने इसके साथ शादी कर ली थी, कोई गलत काम नहीं किया था लीगली, पर एंटोनियो अ पर्सन ऑफ हर चॉइस व्हेन शी आस्क ड्यूक फर्डिनेंड अबाउट हर मैरिज। इसका भाई था, उससे पूछा था इसने शादी के लिए, वट माइट नोट आई मैरी, आई हैव नॉट गॉन अबाउट इन दिस क्रिएट एनी न्यू वर्ल्ड और कस्टम, कि मैं क्यों ना शादी करूँ, है ना, कि मैं तो कोई नई जो रस्म भी नहीं चला रही हूँ इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इसकी शादी हो। अब जो है ड्यूक जो है हैज़ नो लॉजिकली एक्सेप्टेबल आंसर टू प्रूव हर रॉन्ग, कोई आंसर नहीं था, पर उसने 3 रीजंस दिए इसके ब्रदर्स ने टू डिसलाइक द मैरिज की। फर्स्ट तो तू क्या है, एक विडो है, और जो कैथोलिक चर्च ऑफ द टाइम सेकंड मैरिज जो थी वो मतलब मान्य नहीं थी उस टाइम पे। तो सेकेंडली तू रॉयल ब्लड है, ठीक है, शी इज़ रॉयल ब्लड एंड अ पर्सन जो बिलो रैंक का था वाज नॉट डन थिंग ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो उस टाइम पे जो था वो रॉयल ब्लड थी, और जो जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी वो जो था वो उसकी जो लेवल का नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ये जो हमारे उस टाइम पे ये बात नहीं चलती थी। तो थर्ड जो था उसने थर्डली शी मैरीज ऑन हर ओन विदाउट वेटिंग फॉर द एडवाइस ऑफ हर ब्रदर्स विदाउट रिचुअलिस्टिक अप्रूवल ऑफ द चर्च। उसने खुद ही से शादी कर ली थी, अपने भाइयों की एडवाइस नहीं ली थी, ठीक है। तो द फर्स्ट वन शी चूजेस टू नेगलेक्ट व्हेन शी लेट ऑल वाइव्स रिपोर्ट आई विंक्ड एंड चूज अ हस्बैंड। अब जो है ये इन्होंने बोल रखा है डचेस ने। अनदर important characteristic of Duchess is that she is direct and willful. Willful थी, Webster has painted her as a warm-hearted person who is also willful. She takes decision in her marriage with abrupt directness, depending on her own likings and disregarding the opinion of her brothers. Once the brother departs, she says, "If all my royal kindred lay in my way into the marriage, I'd make them बाय लो स्टेप्स"। मतलब अगर ये सब अगर मेरे इस डिसीज़न के अंदर आए तो मैं इनको लो स्टेप्स मतलब छोड़ के चली जाऊंगी, ये इनको मैं दिमाग में नहीं लूँगी। द चार्मिंग ह्यूमैनिटी डिस्प्लेज इन द वूइंग सीन shows the nobility of the Duchess. Her remarks to Antonio, "This is flesh and blood, sir. This नोट द फिगर कट इन एलाबास्टर नीज एट माई हस्बैंड टू"। ये जो है अपने पुराने हस्बैंड के बारे में नए हस्बैंड को बोल रही है जो सेकेंड मैरिज से हस्बैंड आया था। तो हाउ एवर द डार्क इमेजेस यूजेस डिस्प्लेज अ ट्रेजिक कॉन्शियसनेस ऑफ अ मैच्योर माइंड इन अ सर्च ऑफ वर्ल्डली हैप्पीनेस। ये जो इन्होंने ये यूजेस की फ्लैश एंड ब्लड और जो ये सब कुछ इमेजेस यूज़ किए, मतलब अपनी उस वर्ल्ड में अपने लिए कुछ हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शी इज़ नॉट एन inexperienced teenager wooing a man of her choice. She is not aware of the possible unhappy outcome, but she rather ignore it.
देर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड इनएक्सपीरियंस फाउंड इन हर। दोनों कम्बिनेशन मिले, मैच्योरिटी भी मिली और इसके अंदर मतलब थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी मिला। वी फाइंड हर आफ्टर डिसाइडिंग टू वू एंड मैरी एंटोनियो टेलिंग कैरियोला। कैरियोला इसकी जो थी वो भी इसकी दासी थी, ठीक है, मतलब इसकी जो नौकर थी। आई एम गोइंग इन टू अ वाइल्डरनेस वेयर आई शैल फाइंड नोर पाथ नोर फ्रेंडली क्लू टू बी माई गाइड। यहाँ जो है ये कैरियोला को बोल रही है ये सब कुछ। बाई टेम्परामेंट शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर्स। अपने ब्रदर से डिफरेंट ही थी। ब्रदर्स तो कैसे थे, डेविल टाइप। ये कैसी थी, इसने किससे शादी की है ना, स्टेवार्ट से शादी की इसने, और ब्रदर्स बिल्कुल डिफरेंट थे। शी डज़ नॉट हैव एनी वन टू सीक एडवाइस। इसके पास कोई नहीं था जिससे वो एडवाइस ले सके। इसके ब्रदर्स तो इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे। शी अपीयर्स अ पीटियस ह्यूमन बींग। बिल्कुल बेचारी, मतलब बेचारी टाइप ही होगी थी ये। तो कैरियोला रिमार्क्स ऑन द सिचुएशन ऑफ डचेस whether the spirit of greatness of women resign most in her. I know not, but it shows a fearful madness. I owe her much of pity. ये जो है कैरियोला ने बोल रखा है इसके बारे में, डचेस के बारे में। Another aspect of duchess is that she is comparatively an active person when necessity arises. ये क्या थी, वो थी एक्टिव पर्सन थी। जब ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पूरी एक्टिव हो जाती थी। जब वाइल एंटोनियो रिमेन्स पैसिव ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्ले। एंटोनियो जो था वो पैसिव रहा जाता, मतलब इतना इसका जो रोल नहीं था उसके अंदर। इन हर वूइंग ऑफ एंटोनियो द डचेस शोज दैट शी नोज हाउ टू बी एक्टिव इन परस्यूइंग हर ओन डिज़ायर। द डचेस हु अपॉइंट्स बेसोला एज हर मास्टर ऑफ हॉर्सेस। बसोला को इसने मास्टर ऑफ हॉर्सेस इसने चूज़ किया था, अपॉइंट किया था जब इसके ब्रदर्स ने बोला था। वो भी एक पैसिव पर्सन की तरह ही था, मतलब ये भी पैसिव पर्सन था, वो जिसका पति था वो भी पैसिव पर्सन था, और ये खुद क्या थी, एक्टिव थी। बट शी इज़ ओनली एक्टिव पर्सन इन दी माइनर मैटर्स सो दैट she can have her own way in an important matters such as choosing a husband. When her brothers comes to know about her husband, she apprehends the danger Antonio faces and very cleverly forms a scheme in her mind and save him. अब जो जब इसके भाइयों को पता लग गया कि इसने तो शादी कर ली है, तो इसने खुद ही सारी स्कीम बनाई कि एंटोनियो को मैं कैसे बचाऊं, कैसे इसको यहाँ से निकालूं। तो इसने खुद निकाला था वो उस जगह से, खुद स्कीम बनाई थी। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन शी ऑलमोस्ट कमांड एंटोनियो को इसने कमांड्स दी थी। यू मस्ट इंस्टेंटली पार्ट हैंड्स। यहाँ से मतलब वहाँ से निकाला। आई हैव फैशन इट ऑलरेडी, कि मैंने तेरे लिए जो है वो स्कीम बना दी है, बस तेरे को यहाँ से निकलना है। इसने खुद निकाला था उसको वहाँ से, महल से। द डचेस अपीयर्स टू बी एन इनोसेंटली सिंपल क्रूडलेस person when she fails for the glib talk of Basola, फॉल्स फॉर द क्लिप टॉप ऑफ बसोला। बसोला क्या था, नेगेटिव करेक्टर है। ये अब उसके भाइयों के साथ मिला हुआ था। कैरियोला इसकी थी, डचेस की दासी थी, पर जो बसोला था ये इसके भाइयों के साथ मिला हुआ था। सारी जो खबर थी उस महल की, उस पैलेस की सारी खबर इसके भाइयों को देता था। तो शी फॉल्स फॉर दी ग्लिप टॉक ऑफ बसोला एंड बिलीव दैट ही इज़ फ्रेंड ऑफ हर, पर वो उसका फ्रेंड नहीं था। इसने बिलीव किया कि मेरा फ्रेंड है, पर फ्रेंड नहीं था। इट अपीयर्स अ रैश एक्ट टू टेक हिम एज अ कॉन्फिडेंट डिपेंडिंग ऑन द गुड वर्ड्स ही स्पीक्स प्रेजिंग एंटोनियो एंड हर मैरिज। परहैप्स she did this because there is none else around to be of any help during the crucial situation. She disregard even the advice of Cariola, preferring that of Basola. इसने क्या किया, ये इसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि इसके पास कोई था भी नहीं हेल्प के लिए। तो इसने सोचा कि इसने बसोला के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया, कैरियोला की भी एडवाइस नहीं मानी। तो क्या हुआ, she discards even the advice of Cariola, preferring that of Basola, decide to pilgrimage to Leriotto. So this decision and the other to send her treasure to Antonio through the Basola hastened her ruin.
अब जो बसोला के थ्रू इसने एंटोनियो को बाहर निकाला था, बस वहीं से सारी कहानी ख़त्म हो गई थी। मतलब यहीं से कहानी में जो है यहाँ से डेथ शुरू हो गई थी, ठीक है। However, later when Basola comes with the latter dukes, she tells him thou dost blanch mischief wouldn't make it fight. अब जो है ये इसने बोल रखा है इसको, the imprisonment of Duchess itself is a torment, but the spectacles presenting Antonio and the children as dead is horrible. अब जो था जिसने बताया था इसको कि एंटोनियो और चिल्ड्रंस की तो मतलब डेथ होगी, मर्डर कर दिया, वो हॉरिबल था, बट दैट हॉरर लाइक दैट ऑफ हेल इज़ एसेंशियली अनरियल। ऑल हर नेचुरल डिज़ायर ऑफ लिविंग लीव्स हर। अब वो जीना नहीं चाहती थी। एक्सटेंडिंग लाइफ नाउ ओनली अ प्रोलॉन्ग्ड पेन। मतलब अगर वो जिएगी तो पेन ही है उसकी लाइफ में आगे, क्योंकि हस्बैंड भी मार दिया, बच्चे भी मार दिए, तो वो अब उसके लिए जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई। Yet she has not reached her peace. She is still imperfect of will. She feels only the pain of complete loss. She arises, starts and curses. ये curses है, ठीक है। अब आप कर्सेस, इसने कर्स कर रही थी, श्राप दे रही थी स्टार्स को, यूनिवर्स को। इट इज़ नियर फुलफिलिंग द ड्यूक एम ऑफ मेकिंग हर डिस्पेयर, और बट द ड्यूक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ हर सोल इज फीडिंग द फायर ऑफ हर रिवेंज। ऑन सीइंग स्पेक्टिकल शी सेज देयर इज़ नोट बिटवीन हेवन एंड अर्थ वन विश आई स्टे फॉर आफ्टर दिस। ये जो है स्पेक्टिकल को बोल रही थी ये सब कुछ। देयर इज़ नॉट बिटवीन हेवन एंड अर्थ एंड वन विश आई स्टे फॉर आफ्टर दिस। द इफेक्ट ऑफ mask of madman on the Duchess, the Duke devises scheme to torture the Duchess with the intention of turning her मैड कर दिया था इसको, बट आयरनली ड्यूक खुद मैड हो गया था, डचेस मैड नहीं हुई थी, ठीक है। हिज मैडनेस इज शोन नॉट ओनली is an instrument to create horror, but to show his sanity. She tells him, let them loose when you please, for I am chained to endure all your tyranny. तो ये जो है जब एक्सकर्शंस अराइव हुए थे कॉफिन के साथ, बेल के साथ, कोर्ट्स के साथ, बोसोला टेल्स हर दैट अ प्रेजेंट फ्रॉम हर ब्रदर हैज़ अराइव। बोसोला ने बोला कि तेरे भाइयों की तरफ से प्रेजेंट आया है। शी इज़ नाउ डिफरेंट पर्सन फॉर द वुमेन, द डचेस इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट इन हर। अब वो डिफरेंट पर्सन बन चुकी थी। शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था उसने। अब जो है एंड शी इज़ आई हैव सो मच ओबीडियंस इन माई ब्लड, आई विश इट इन देयर वेन्स टू डू देम गुड। अब ये जो है अपने भाइयों को बोल रहे हैं कि मेरे खून में तो बहुत ओबीडियंस है, पर जो काश ही उनकी वेन्स में भी होती कुछ अच्छा करने की। डचेस इनोसेंस शाइन्स थ्रू हर। आफ्टर दिस स्ट्रैंगलिंग कम्स the remorse filled from the brothers. At first he passes a beastly remarks on the fate of her children, but at a look at the face of a motionless Duchess makes his eye dazzles. He says, let me see her face again. Why didn't thou not pity her? कि मैं इसका दोबारा फेस देख लूँ एक बार। Her attitude to conventional religion is that of a pragmatist or rationalist. Her decision to remarry is possibly against the tenets of Roman Catholic Church of the time. When she marries Antonio, it is conducted as a private agreement witnessed by only Cariola. कैरियोला की जब से शादी की थी वहाँ पे सिर्फ कैरियोला प्रेजेंट थी और कोई भी प्रेजेंट नहीं था। नोट वन स्कैंटिफाइड बाय रिलीजियस रिचुअल, कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं हुआ था वहाँ पे। तो फर्दर शी सेड व्हाट कैन द चर्च फोर्स मोर, a clinching evidence to suggest that she is not true Christian comes to at her moment when sure death is threatening her in the shape of God. The excursions थे जो मारने वाले आए थे, extending, she thinks of kneeling before her God and she makes a request. Yet stay heaven gates are not so highly
आर्चिड, ये जो हेवन के गेट है भी इतनी दूर नहीं है। दी डचेस इज़ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ, अब जो है इसका कंक्लूजन आ गया ये कि डचेस ऑफ वल्फी जो थी एक वंडरफुल क्रिएचर थी विद हर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ एंडोरेंस and fear bearness. With her greatness of heart and mind, she is unique character. She is dignified and graceful even in her death. She is a symbol of womanly love. She lives and dies as a queen. Cariola remarks by the dispute of greatness of a woman reason most in her. अब जिसके कैरेक्टर में हमने क्या क्या देखा कि इसकी क्वालिटीज़ क्या थी, सुपर ह्यूमन थी वो, फियर, और जो उसने पेन इतना सहा, इतना कुछ सहा उसने, और जो माइंड था उसका, हार्ट था, उसकी ग्रेटनेस के बारे में हमें पता लगा, डिग्निफाइड थी, ग्रेसफुल थी अपने डेथ के टाइम पे भी, ठीक है, सिंबल ऑफ वुमेनली लव, उसके जो उसके हस्बैंड के लिए उसका जो लव था, उसके बच्चों के लिए उसका जो लव था, ठीक है, और लीव्स, शी लीव्स और डाई एज अ क्वीन, जी भी क्वीन की तरह और मरी भी क्वीन की तरह। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 11 पेजेस हैं। अब आपको इसमें से जो काटना है आप कट कर देना, अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आप सारा लिख देना, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डचेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। उससे पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे को अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।